Hello, myself is Dr. Ajay Rathore, and I did my graduation in Bachelor of Dental Surgery, and I am teaching since last 4 years. And today I am going to present my demonstration about the immunity. So let's start about the immunity. First of all, we will write about the index of immunity. This is the our headline of demo topic, immunity. So this is the our index about the immunity. First is the introduction. So what is the immunity? Immunity basically defined is the resistance of our body. That means immunity का मतलब क्या होगा? Resistance of our body का मतलब the ability of our body to resist or to fight against all type of the infectious agent is called the immunity. तो हमारी बॉडी की एक एबिलिटी जो डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शियस एजेंट से फाइट करने में हमारी हेल्प करती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इम्यूनिटी. इम्यूनिटी की बात करें तो द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इम्यूनोलॉजी. तो इसकी स्टडी क्या होगा हमारे पास यहाँ पर? दैट इज द इम्यूनोलॉजी. फादर ऑफ द इम्यूनिटी की हम लोग बात करते हैं तो फादर ऑफ इम्यूनिटी को बोला जाता है क्या? किसको बोला जाता है फादर यहाँ पर? डॉक्टर एडवर्ड जिनर को. डॉक्टर एडवर्ड जेनर. अब इनको फादर क्यों बोला गया? एक्चुअली इन्होंने क्या किया था कि फर्स्ट टाइम स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी. तो फर्स्ट टाइम जो वैक्सीन बनाने का क्रेडिट जाता है वो इन्हीं को जाता है, डॉक्टर एडवर्ड जेनर को. इसलिए इनको बोला गया फादर ऑफ द इम्यूनिटी. ओके. अब इम्यूनिटी की हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इम्यूनिटी क्लासिफिकेशन किया गया दो पार्ट में, इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी. अब कोई भी जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसके पीछे का एक बेस दिया जाता है, उसके पीछे का एक रीजन दिया जाता है कि क्यों क्लासीफाई किया गया, किस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया. तो इननेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को क्लासीफाई किया गया, यानी इननेट इम्यूनिटी को क्लासीफाई किया दो पार्ट में, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन and how it is acquired. On the basis of origin how it is acquired मतलब कि इनका ओरिजिन हुआ कैसे, क्या ये बर्थ से पहले आई या बर्थ के बाद आई या एट द टाइम ऑफ द बर्थ आई. ठीक है. तो सबसे पहले बात करते हैं इननेट इम्यूनिटी की. तो इननेट इम्यूनिटी बाय बर्थ, यानी बर्थ से सबको मिलेगी. ठीक है. सबके पास होगी, मतलब ये नॉन स्पेसिफिक होगी, ऐसा कोई खास इसके अंदर नहीं है, सबके पास है तो नॉन स्पेसिफिक. बाय बर्थ मिल रही है इसको, इसलिए इसको बोला गया इननेट इम्यूनिटी. तो ऐसी इम्यूनिटी जो हम लोगों को बाय बर्थ मिली है वो हमारी क्या होगी? इननेट इम्यूनिटी, यानी जन्म से जो हम लोगों को मिली है. एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब इसको हम लोगों ने एक्वायर किया. कब एक्वायर किया? आफ्टर द बर्थ. या तो हम लोग किसी इन्फेक्शन के थ्रू इसको एक्वायर कर रहे हैं, किसी वैक्सीन के थ्रू इसको एक्वायर कर रहे हैं. तो हम लोग उसको कब एक्वायर कर रहे हैं? आफ्टर द बर्थ. तो ऐसी इम्यूनिटी जिसको हम लोग एक्वायर करते हैं आफ्टर द बर्थ, उसको हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी. अब जो इननेट इम्यूनिटी है, इननेट इम्यूनिटी के और भी नाम है, जैसे नॉन स्पेसिफिक. इननेट इम्यूनिटी क्या हो गई? नॉन स्पेसिफिक. एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम लोग बोलते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी, या इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी. स्पेसिफिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि हर पर्सन टू पर्सन के अंदर इन्फेक्शन अलग अलग टाइप के हो रहे हैं, पर्सन टू पर्सन के अंदर वैक्सीन अलग अलग टाइप की दी जा रही है. तो वैक्सीन स्पेशली होती क्या है? वैक्सीन एक सस्पेंशन होता है ऑफ डेड पैथोजेंस और इनएक्टिवेट पैथोजेंस का, जो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और उन
पैथोजेंस यानी फॉरेन पार्टिकल्स को देखकर हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो कुछ टाइप की एंटीबॉडीज बनाती है, यानी कुछ प्रिवेंटिव मेजर लेती है ताकि इनको मल्टीप्लिकेशन होने से रोका जा सके। हालांकि हमारी बॉडी को ये नहीं पता है कि डेड है कि इनएक्टिव है, वो तो ऐसे सब सपोज करेगी बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स और इनको किल करना है। ओके, एडेप्टिव इम्यूनिटी क्यों बोला गया? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक टाइप का ये एडेप्टेशन शो करती है। एडेप्टेशन शो करने का मतलब हो गया कि बाहर के पैथोजन से फाइट कैसे करना है, कैसे अडेप्ट होना है उनके लिए, इसलिए इसको बोला गया यहाँ पर एडेप्टिव इम्यूनिटी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इननेट इम्यूनिटी एंड इट्स बैरियर। इननेट इम्यूनिटी एंड इट्स बैरियर, इसके बैरियर्स की हम लोग बात करते हैं तो 4 टाइप के बैरियर्स होंगे इननेट इम्यूनिटी के अंदर। फर्स्ट आता है हमारे पास फिजिकल बैरियर, नेक्स्ट आता है हमारे पास फिजियोलॉजिकल बैरियर, इसके बाद आएगा हमारे पास सेलुलर बैरियर, और लास्ट आएगा हमारे पास दैट इज द साइटोकाइन। ओके, तो इम्यूनिटी इम्यूनिटी का टोटल 4 बैरियर्स होते हैं, मतलब इन 4 बैरियर्स के थ्रू हमारी बॉडी बाहर के पैथोजन से हम लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। कैसे? फिजिकल बैरियर की बात करें, फिजिकल बैरियर मतलब एक ये मैकेनिकल बैरियर होगा जो बाहर के पैथोजन्स को बॉडी के अंदर एंटर करने से रोकेगा। तो फिजिकल बैरियर के अंदर हमारे पास आते हैं यहाँ पर एक तो स्किन, और उसके बाद आता है म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। अब हम लोगों को पता है कि जो स्किन होती है, स्किन जो सबसे ऊपर की सेल्स होती है यानी स्ट्रेटम कोर्नियम। स्ट्रेटम कोर्नियम एक डेड सेल है। क्यों डेड सेल है? क्योंकि बनी किसकी हुई है कि ये केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की बनी है। यदि हम लोग एनिमल टिश्यू की बात करें, एनिमल टिश्यू वाले टॉपिक पे जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम सेल प्रेजेंट होती है। स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टीपल स्ट्रेटिफिकेशन होगी, केराटिनाइज मतलब डेड सेल्स है, ठीक है, स्क्वामस मतलब टेस्लेट सेल्स है, पेवमेंट सेल्स है। तो स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम हमारे स्किन की सबसे बाहर की सेल्स होगी। स्किन की लेयर को देखने जाए थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेते हैं। स्किन की लेयर सबसे नीचे हाइपोडर्मिस, फिर डर्मिस, उसके ऊपर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस फिर 5 लेयर में डिवाइड होती है, जैसे स्ट्रेटम बेसिली, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, फिर उसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रेटम ल्यूसिडम, और सबसे ऊपर की साइड पर स्ट्रेटम कोर्नियम। चलिए स्किन की बात कर ली, तो कोई भी पैथोजन सबसे पहले एंटर करेगा तो उस डेड लेयर से टकराएगा, तो डेड लेयर से टकराएगा तो इजीली हमारे बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर सकता। अगला आता है म्यूकस मेम्ब्रेन। तो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की हम लोग बात करते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ पर क्या होती है कि म्यूकस एपिथेलियम होती है और म्यूकस ग्लैंड से रिलीज होता है। क्या? म्यूकस ग्लैंड से रिलीज हो रहा है म्यूकस सिक्रेशन, जो क्या करता है एंटीजन्स को ट्रैप करने का काम करता है। ठीक है, तो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन दोनों हमारे पास क्या होगा? फिजिकल बैरियर। नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर बेसिकली क्या होंगे? इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा कि इनसे कुछ सिक्रेशंस रिलीज होंगे जो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और एंटीजन को या पैथोजन्स को ट्रैप करने का काम करेंगे। ओके, कैसे? फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे हमारे माउथ में सलाइवा हो गया, आइस में हो गए टीयर्स, स्टोमक के अंदर हो गया हमारा गैस्ट्रिक जूस, या हम लोग बात करें कि गैस्ट्रिक जूस और गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है, यानी HCl। इसी तरह हम लोग बात करें आगे जाके कि वेजाना के अंदर जो वेजाइनल सिक्रेशन होता है, ये सारे क्या है? फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह काम करते हैं और पैथोजन को ट्रैप करने का काम करते हैं। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर के पास अंदर हमारे पास आ गया यहाँ पर सलाइवा आ गया, टीयर्स आ गया, HCl आ गया, वेजाइनल सिक्रेशन आ गया। अब इन जिस फ्लूइड्स इनमें ऐसा स्पेशल है क्या? हम लोग को पता है कि जितने भी फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स के अंदर एक स्पेशल टाइप की एंटीबॉडीज होती है हमारी, ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो हमारे पास फ्लूइड्स के अंदर स्पेशल टाइप की एंटीबॉडी होती है, और इसमें भी होती है हमारे पास IgA एंटीबॉडी, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मीडियम एंटीबॉडी। सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होती है, टीयर्स में प्रेजेंट होती है, वेजाइनल सिक्रेशन में प्रेजेंट होती है IgA एंटीबॉडी। और IgA एंटीबॉडी का हमेशा क्या होगा? माइक्रोबियल एक्शन होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि क्या, कि सलाइवा जो हमारा होता है उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल एक्शन पाया जाता है। अगला आता है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर की जब हम लोग बात करने जाएंगे तो सेलुलर बैरियर में लोग देखते हैं कुछ ग्रेनुलोसाइट सेल, कुछ एग्रेनुलोसाइट सेल्स। तो हम लोग को पता है कि WBC डिवाइड होती है 2 पार्ट्स में, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर हम लोग क्या देखते हैं? एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल सेल आती है, और एग्रेनुलोसाइट सेल्स के अंदर लिम्फोसाइट और मोनोसाइट सेल्स आती है। इनमें से हम लोग बात करेंगे एसिडोफिल बेसोफिल को छोड़ दें, न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स जो हमारी होती है, ये सेलुलर बैरियर की
सेलुलर बैरियर प्रोवाइड करवाती है। तो न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल का एक नाम और होता है यदि पता हो तो, PMNL यानी पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स का मतलब क्या हुआ कि मल्टीपल न्यूक्लियर लोग प्रेजेंट होंगे इस ल्यूकोसाइट के अंदर। तो ये एक ल्यूकोसाइट का टाइप है। यदि हम लोग को पता हो कि WBC ओवरऑल WBC 100% है तो उसका 65% सिर्फ क्या होता है, न्यूट्रोफिल। कई बार क्वेश्चन राइज हुआ है एग्जाम्स के अंदर कि कितना परसेंटेज न्यूट्रोफिल होता है। न्यूट्रोफिल्स का दूसरा नाम क्या है? तो न्यूट्रोफिल्स का एक फंक्शन होगा क्या, फेगोसाइटोसिस करना। तो ये क्या करती है, फेगोसाइटिक इन नेचर, यानी फेगोसाइटिक इन नेचर किसी भी बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स को किल करने का काम करेगी न्यूट्रोफिल। ठीक है, अगली हमारे पास आती है यहाँ पर मोनोसाइट। मोनोसाइट एक ग्रेनुलोसाइट ल्यूकोसाइट है। ठीक है, यदि ओवरऑल WBC 100% है तो उसका 6 to 8% क्या है हमारे पास यहाँ पर मोनोसाइट। और मोनोसाइट भी क्या होती है यहाँ पर, फेगोसाइटिक इन नेचर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, न्यूट्रोफिल्स होगी ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट होगी एक ग्रेनुलोसाइट। न्यूट्रोफिल होगी साइज में छोटी और मोनोसाइट होगी यहाँ पर साइज में बड़ी। ओके, अगली सेल हमारे पास जो यहाँ पर आएगी वो आएगी मैक्रोफेज। अब मैक्रोफेज ऐसी कोई स्पेशल सेल नहीं होती है, जैसे हम लोगों ने एनिमल टिश्यू के अंदर देखा था कि टिश्यू के अंदर मैक्रोफेज प्रेजेंट होते हैं, उसका काम होता है फेगोसाइटिक करना, यानी फेगोसाइटिक इन नेचर होती है, फेगोसाइटोसिस करती है। तो जो मैक्रोफेज सेल होती है हमारे पास एक्चुअली में क्या होती है, जो मोनोसाइट सेल होती है ना, तो यही मोनोसाइट सेल आगे जाके डिफरेंशिएट होकर क्या बनाती है, मैक्रोफेज सेल्स बनाती है। तो डिफरेंट टाइप की जो मैक्रोफेज सेल्स होती है हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में होती है। फॉर एग्जाम्पल लंग्स की बात करें तो लंग्स में डस्ट सेल्स होती है, वो भी फेगोसाइटोसिस करती है। लीवर के अंदर कुफर सेल्स होती है, वो भी फेगोसाइटोसिस करती है। इसी तरह न्यूरॉन के अंदर हम लोग देखते हैं माइक्रोग्लिया सेल्स होती है, वो भी फेगोसाइटोसिस करती है। तो टिश्यू के अंदर तो हम लोग देख रहे हैं कि मैक्रोफेज सेल्स प्रेजेंट होती है और ये भी क्या करती है, फेगोसाइटोसिस करती है। ओके, ये हो गया हमारे पास। एक आती है हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स, NK सेल्स। तो नेचुरल किलर सेल्स, इनको किसी टाइप का कोई एक्टिवेशन की जरूरत नहीं होती है। ये जैसे पैथोजेंस को आइडेंटिफाई करते हैं उनको नेचुरल तरीके से किल करना स्टार्ट कर देती है। नेचुरल किलर सेल्स कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, जैसे स्प्लीन में मिल गई, हम लोगों को लिम्फ नोड में देखने को मिल गई। तो नेचुरल किलर सेल्स न्यूट्रोफिल सेल, मोनोसाइट सेल और मैक्रोफेज सेल्स, ये चारों सेल्स क्या बना रही है यहाँ पर, सेलुलर बैरियर। जैसे नाम से पता लग रहा है सेलुलर बैरियर, मतलब ऐसा बैरियर जो बनेगा किसके थ्रू, सेल्स के थ्रू। अगला हमारे पास आता है साइटोकाइन। देखिए साइटोकाइन जब हम लोग पढ़ेंगे तो साइटोकाइन को उससे कंफ्यूज नहीं होना है साइटोकाइनिन से। साइटोकाइनिन हमारे पास एक था प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, वो अलग चीज है। ये साइटोकाइन, साइटोकाइन का बेसिक मतलब होता है कि दो सेल्स के बीच में एक केमिकल का कम्युनिकेशन। तो एक सेल्स एक केमिकल रिलीज कर रही है और दूसरे सेल्स के फंक्शन को रेगुलेट कर रही है। कई बार क्या होता है कि ये सेल्स है जो केमिकल रिलीज कर रही है, ये केमिकल्स वापस इसी सेल के फंक्शन को रेगुलेट करता है। तो इसी बेसिस हम लोग डिफाइन करते हैं दो टाइप के हार्मोन, एक तो पैराक्राइन और एक ऑटोक्राइन हार्मोन। पैराक्राइन हार्मोन में क्या होता है कि एक सेल तो कुछ केमिकल रिलीज कर रही है, वो दूसरे सेल्स को जाके मैसेज देगा और इसके फंक्शंस को अफेक्ट करेगा, या तो इसको स्टिमुलेट कर रहा है, इसको इनहिबिट कर रहा है, या इसको अवेयर कर रहा है। या फिर कभी क्या होगा कि एक सेल जो केमिकल रिलीज कर रही है, यही केमिकल वापस इस सेल के ऊपर काम करेगा, तो उसका प्रोलिफरेशन करवाएगा, मल्टीप्लिकेशन करवाएगा। ठीक है, तो जो केमिकल इस पे काम कर रहा है वो होगा हमारा क्या, ऑटोक्राइन, और जो केमिकल दूसरे सेल पे काम कर रहा है वो होगा हमारा पैराक्राइन। ओके, तो साइटोकाइन के अंदर सबसे स्पेशल एग्जांपल आता है हमारे पास इंटरफेरोन, एक आता है इंटरल्यूकिन, और हमारे पास आता है यहाँ पर एक लिम्फोकाइन। देखिए एक एक करके तीनों वर्ड्स को समझते हैं, तीनों वर्ड्स बहुत इजी हैं। सबसे पहले नीचे से बात करते हैं हम लोग, लिम्फोकाइन। लिम्फोकाइन मतलब दो लिम्फोसाइट्स के बीच का एक केमिकल कम्युनिकेशन, की एक लिम्फोसाइट्स कुछ केमिकल रिलीज करेगी और दूसरे लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करेगी, तो वो हो गया केमिकल लिम्फोकाइन। इंटरल्यूकिन मतलब दो ल्यूकोसाइट्स के बीच का कनेक्शन, केमिकल कनेक्शन। तो इंटरल्यूकिन में एक ल्यूकोसाइट यहाँ पर केमिकल रिलीज कर रही है और दूसरे के फंक्शन को अफेक्ट कर रही है, दूसरे को एक्टिवेट कर रही है। इंटरफेरोन, इंटरफेरोन ये क्या होते हैं, इंटरफेरोन प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, ये भी सारे प्रोटीन्स ही इंटरल्यूकिन और लिम्फोकाइन। तो इंटरफेरोन से प्रोटीन्स होते हैं। तो जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती है ना, ये कुछ प्रोटीन रिलीज करती है ताकि जो आसपास नॉर्मल सेल्स है
वो अवेयर हो जाए और रेजिस्टेंस क्रिएट कर ले या कुछ प्रिवेंटिव मेजर ले ले, क्योंकि उनको पता है कि ये जो केमिकल आ रहा है इंटरफेरोन, ये एक वायरस इन्फेक्टेड सेल से आ रहा है, इसका मतलब बाकी सेल्स में अफेक्ट हो सकती है, तो कुछ ना कुछ प्रिवेंटिव मेजर ले ले, या मतलब मैं बोलूँगा केमिकल बाकी सेल्स को वायरस इन्फेक्शन से बचा रहा है। दैट्स ऑल। जो हो गया हमारा इंटरफेरोन, इंटरल्यूकिन और लिम्फोकाइन। ये किसके पार्ट है? सारे के सारे साइटोकाइन के। साइटोकाइन्स एक्चुअली होते क्या है? ये लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स होते हैं, तो इनका जो ये प्रोटीन्स है, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा बहुत कम होगा साइटोकाइन्स का। ओके, चलिए ये तो हमारे पास हो गए क्या? बैरियर्स। किसके बैरियर्स? इननेट इम्यूनिटी के बैरियर्स। अब बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इसके क्लासिफिकेशन की। तो ये मैं नोट डाउन कर देता हूँ, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इसके क्लासिफिकेशन, यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इसका क्लासिफिकेशन। यदि मैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करूँ मैं, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कुछ स्पेसिफिक बेसिक फीचर्स होते हैं। पहला बेसिक फीचर्स हम लोग यहाँ देख चुके हैं, क्या? स्पेसिफिक। ये स्पेसिफिसिटी शो करती है, मतलब कोई पैथोजन इधर से आ रहा है, बैक्टीरियल पैथोजन है, वायरल पैथोजन है, फंगल पैथोजन है, तो इन सब के लिए अलग अलग तरीके की एंटीबॉडी बनाना या इन सब के लिए अलग तरह का प्रिवेंटिव मेजर यूज करना, वो हो गया इनका स्पेसिफिसिटी। यानी हर किसी पैथोजन के लिए स्पेसिफिक अरेंजमेंट करना, ये इसका फंक्शन होगा या इसका फीचर हो गया। दूसरा फंक्शन इसका क्या होगा? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी ऐसे है कि मतलब डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप के वायरस आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप के फंगस आ रहे हैं। इसको पता है कि किस वायरस को कैसे हैंडल करना है, किस बैक्टीरिया को कैसे हैंडल करना है, कि एक राइनो वायरस आ रहा है उसको कैसे हैंडल करना है, मुझे एक HIV वायरस आ रहा है उसको कैसे हैंडल करना है। तो डिफरेंट टाइप के जो बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप के वायरस, डिफरेंट टाइप के जो फंगस है, मतलब डाइवर्स टाइप के। तो डाइवर्सिटी, यदि डाइवर्सिटी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस में पाई जाती है, तो डाइवर्सिटी को आइडेंटिफाई करने की नेचर भी हमारी इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी में है। तो ये हो गया डाइवर्सिटी, इसका फीचर। तीसरा है इसके पास डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ टिश्यू। तो ये क्या करती है? डिस्क्रिमिनेट कर सकती है कि सेल्फ और नॉन सेल्फ टिश्यू के बीच, मतलब कौन सा मेरा अपना टिश्यू है, कौन सा बाहर का टिश्यू है। ठीक है, कौन सा मेरा टिश्यू है उसको बचा के रखेगी, कौन सा बाहर का टिश्यू है, मतलब फॉरेन पार्टिकल से पैथोजन, तो इनको किल करने का काम करेगी। तो इसके पास डिस्क्रिमिनेशन करने की कैपेसिटी होती है कि सेल्फ टिश्यू कौन सा और नॉन सेल्फ टिश्यू कौन सा है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम लोग डिवाइड करते हैं आगे जाके। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम लोग यहाँ डिवाइड करते हैं। एक तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, और हम लोग यहाँ बोलेंगे एक एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी और एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो इस वर्ड को समझना बहुत जरूरी है। एक्वायर्ड तो समझ के हम लोग आफ्टर द बर्थ जो हम लोगों ने एक्वायर की, आफ्टर द बर्थ जो इम्यूनिटी हम लोगों ने एक्वायर की, वो हो गई हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है? एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी का सिंपल सा मतलब है कि हमारा इम्यून सिस्टम खुद एक्टिव होके काम कर रहा है। बाहर से सिर्फ एक स्टिमुलस मिला है, बाहर से सिर्फ एक रेस्पॉन्स मिला है, और उस रेस्पॉन्स के लिए, रेस्पॉन्स के टूवर्ड्स हमारा इम्यून सिस्टम खुद एंटीबॉडी बना रहा है, खुद एक्टिव होके काम कर रहा है, तो वो भी एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ? कि हमारा सिस्टम पैसिव है, कोई काम नहीं कर रहा, इम्यूनिटी बाहर से डाल दी गई है, बाहर से इम्यूनिटी दे दी गई है, तो हमारा सिस्टम कोई काम नहीं कर रहा, पैसिव है। ठीक है, तो एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी और एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। अब कैसे होगा? एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी को हम लोग, देखिए एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है हम लोग गेन करते हैं या तो फ्रॉम समवन या फ्रॉम समथिंग एल्स। फ्रॉम समवन मतलब मदर से, मदर से हम लोग कुछ इम्यूनिटी लेते हैं, मदर से हम लोग कुछ एंटीबॉडीज लेते हैं, या फ्रॉम समथिंग एल्स मतलब डायरेक्ट एंटीबॉडी इंजेक्ट कर दी गई हमारी बॉडी के अंदर, तो समथिंग एल्स। तो फ्रॉम समवन और समथिंग एल्स। तो फ्रॉम समवन और समथिंग एल्स, ये समझ में आना चाहिए। फ्रॉम समवन समथिंग एल्स का मतलब क्या हुआ?
कि ये जो इम्यूनिटी है हम लोगों ने ली है किसी से, किसी पर्सन से। पर्सन कौन? हमारी मदर। मदर से कैसे लेंगे हम लोग? या तो हम लोग उसको प्लेसेंटा के थ्रू ले लेते हैं जब बर्थ होता है तब, ठीक है, क्योंकि प्लेसेंटा। अब हम लोग बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की क्लासिफिकेशन की। देखिए एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी और एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, तो इसका मतलब क्या हुआ बेसिक सा? एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब हुआ कि हमारा इम्यून सिस्टम खुद एक्टिव होके काम करेगा और एंटीबॉडीज फॉर्म करेगा, इम्यूनिटी क्रिएट करेगा ताकि हम लोग बाहर के पैथोजन से लड़ सकें। एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ? सिंपल सा कि हमारा इम्यून सिस्टम पैसिव है, कोई काम नहीं कर रहा है, इम्यूनिटी बाहर से दे दी गई है, एंटीबॉडीज बाहर से हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दी गई है। तो एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी कहाँ से मिलेगा हम लोगों को? तो एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, ये मैंने लिखा यहाँ पर क्या? इम्यूनिटी फ्रॉम समवन और समथिंग एल्स। मतलब इम्यूनिटी यानी बनी बनाई एंटीबॉडी हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दी जाएगी, इसका मतलब हमारा इम्यून सिस्टम पैसिव है, हमारा इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को काम करना पड़ेगा, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव होना पड़ेगा और खुद एंटीबॉडी बनानी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया मैंने एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। और ये कहाँ मिलेगी हम लोगों को, कैसे मिलेगी? इम्यूनिटी फॉर्म इन रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शन एंड वैक्सीन। देखिए समझिए दोनों चीज़ों को कि एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी और एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी पे हम लोग बात करते हैं, यदि हमें कोई नेचुरल इन्फेक्शन हुआ, जैसे कभी कॉमन कोल्ड हो गया, ठीक है, तो कभी जैसे कॉमन कोल्ड हो गया तो इसका मतलब है हमारे बॉडी के अंदर राइनो वायरस एंटर कर चुका है। राइनो वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है, तो इसको खत्म करने का काम होगा हमारा इम्यून सिस्टम का। इम्यून सेल इसको खत्म करना चाहिए, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है बाहर के नेचुरल इन्फेक्शन या पैथोजेंस के अगेंस्ट खुद एक्टिव होके काम करेगा और एंटीबॉडीज बनाएगा, इम्यूनिटी बनाएगा, ताकि ये बाहर के पैथोजेंस को रेजिस्ट कर सके, इनको किल कर सके। तो ये हो गया हमारा इम्यूनिटी फ्रॉम इन रेस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन। दूसरी चीज आती है वैक्सीन। तो वैक्सीन मैंने पहले बात की थी, वैक्सीन होता है क्या? एक सस्पेंशन होता है, लिक्विड सस्पेंशन, जिसमें किल्ड पैथोजेंस या इनएक्टिव पैथोजेंस बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं वैक्सीन के थ्रू या फ्लूइड के थ्रू। तो ए फ्लूइड सस्पेंशन ऑफ द किल्ड पैथोजेंस और इनएक्टिव पैथोजेंस। तो जैसे ही वैक्सीन के तो हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट होंगे तो ये पैथोजेंस हमारे बॉडी के अंदर पहुंचे, लेकिन किल्ड फॉर्म में। हमारे इम्यून सिस्टम को पता नहीं कि किल्ड है कि ये एक्टिव फॉर्म में, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा कि ये फॉरेन पार्टिकल्स को तुरंत इनको किल करना स्टार्ट करेगा। और तो ऐसे इनको तुरंत किल करना स्टार्ट करता है तो किल करने के लिए क्या करेगा? इम्यूनिटी क्रिएट करेगा, मतलब एंटीबॉडीज फॉर्म करेगा। तो हमारा इम्यून सिस्टम खुद एक्टिव होकर काम कर रहा है, इसलिए इसको बोला गया एक्टिव एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो ये दो टाइप की होगी हमारे पास, एक हो गया नेचुरल और एक हो गया आर्टिफिशियल। तो नेचुरल में कौन आएगा? नेचुरल में जो नेचुरल इन्फेक्शन होंगे वो नेचुरल में आएगा, तो नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। और आर्टिफिशियल में कौन आएगा? जो हम लोगों ने वैक्सीन दी वो आ गया आर्टिफिशियल में, तो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। फिर हम लोग बात करते हैं एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी की। तो एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी के अंदर हम लोग बात करेंगे इम्यूनिटी फ्रॉम समवन और समथिंग एल्स। इम्यूनिटी फ्रॉम समवन और समथिंग एल्स का मतलब हो गया कि ये इम्यूनिटी हमारा इम्यून सिस्टम खुद नहीं बना रहा है, इम्यूनिटी हम लोग बाहर से ले रहे हैं। कहाँ से ले रहे हैं? फ्रॉम समवन मतलब किसी पर्सन से, फ्रॉम समथिंग एल्स मतलब किसी मीडियम के थ्रू। तो फ्रॉम समवन का मतलब हो गया मदर से हम लोग एंटीबॉडी ले रहे हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं कि प्लेसेंटा के थ्रू कुछ एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के अंदर आती है, ठीक है, तो प्लेसेंटा के थ्रू कुछ एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के अंदर आ रही है, मतलब ये इम्यूनिटी आ रही है, ठीक है। तो फ्रॉम समवन मतलब मदर से। इसी तरह हम लोग बात करते हैं कि
पार्टूशन के बाद, मतलब पार्टूशन के दौरान, जब पार्टूशन होता है, चाइल्ड बर्थ होता है, उसके बाद जब लैक्टेशन पीरियड आता है, तो लैक्टेशन पीरियड हम लोग बात करते हैं कि मदर जो फर्स्ट मिल्क पिलाती है आफ्टर द पार्टूशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट मिल्क को कोलोस्ट्रम। और ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि कोलोस्ट्रम में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। ये बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस मिल्क के थ्रू भी बहुत सारी एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट आती है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि बनी बनाई एंटीबॉडी से बना बनाया इम्यूनिटी हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर आ रहा है, हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है, तो मतलब इम्यूनिटी फ्रॉम समवन। ठीक है, तो ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, नेचुरल और हो गया यहाँ पर हमारे पास आर्टिफिशियल। तो नेचुरल हो गया और आर्टिफिशियल हो गया। तो नेचुरल कैसे? नेचुरली मतलब मदर के थ्रू आ रहा है तो नेचुरल होगा। ठीक है, और आर्टिफिशियल कैसे? जैसे हमारा कभी क्या होता है कि कोई चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है किसी चाकू से या ब्लेड से, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी में जाते हैं, तो ये जो साइट ऑफ इंजुरी है ये एक्सपोज होती है सोइल में, और इस सोइल में प्रेजेंट होता है क्या, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, जिससे होता है क्या, टिटनस, एक डिजीज। टिटनस एक डिजीज जो डायरेक्ट नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। ठीक है, इस टिटनस को लोग जो डिजीज भी कहते हैं, मसल स्पाज्म हो जाता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, रिलैक्स नहीं हो पाती। तो इस दौरान हम लोग क्या करते हैं, एंटी टिटनस सीरम लगवाते हैं। एंटी टिटनस सीरम, जिसमें सीरम की हम लोग बात करते हैं, सीरम में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है बनी बनाई। ओके, तो सीरम में एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है बनी बनाई। तो हम लोग बाहर से एंटी टिटनस सीरम लगा रहे हैं, मतलब आर्टिफिशियली लगा रहे हैं, तो इस सीरम में एंटीबॉडी बनी बनाई एंटीबॉडीज, इसका मतलब एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी हम लोग कैसे ले रहे हैं, आर्टिफिशियली ले रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो ये तो हमारी बात हो गई किसके बारे में, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात हो गई। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ बात कर ली इन्नेट इम्यूनिटी और इसके बैरियर्स के बारे में। चलिए एक छोटा सा टॉपिक हमारा बच्चा वाला इसमें, CMI और AMI, मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ है। समझते हैं इनको। जैसे हमारे बॉडी के अंदर क्या हुआ, कोई भी पैथोजन एंटर किया, तो सपोज कीजिए कि ये जो है ये पैथोजन है, ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर किया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि मैक्रोफेज सेल्स जाएंगी और इसको आइडेंटिफाई करेंगी। मैक्रोफेज सेल ने जा गई और इसको आइडेंटिफाई किया, तो मैक्रोफेज सेल इसको यहाँ पर क्या करेगी, एंगल्फ करेगी। एंगल्फ करने के बाद इसको क्या करेगी, यहाँ पर खाना स्टार्ट करेगी। एंगल्फ किया, इसको खाना स्टार्ट किया। अब मैक्रोफेज सेल्स क्या करेगी, आगे जाके धीरे धीरे ये मैक्रोफेज सेल्स है, तो इसको यहाँ पर डाइजेस्ट कर देती है, एनगल्फ कर देती है कम्प्लीटली, क्योंकि मैक्रोफेज सेल्स के पास अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोम्स के थ्रू आते हैं, हम लोगों को पता है। मैक्रोफेज एक यहाँ पर एक सेल हो गई। अब ये मैक्रोफेज सेल्स क्या करती है, अपने ऊपर इन एंटीजन्स को रिप्रेजेंट करती है और बोलती है कि ऐसे बहुत सारे एंटीजन्स, ऐसे बहुत सारे पैथोजन्स बॉडी के अंदर एंटर किए हैं। ठीक है, तो उनको मैं अकेले झेल नहीं पाऊंगी, तो दूसरी सेल्स हैं उनको ये एक्टिव करने के लिए, उनको जगाने के लिए इस पैथोजन्स को अपनी बॉडी के ऊपर रिप्रेजेंट करती है। इस वजह से अब मैक्रोफेज को बोला जाता है यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हो गई। ठीक है, अब जैसे इसको देखती हैं यहाँ पर साथ में कुछ केमिकल्स भी रिलीज करेगी, तो ये केमिकल रिलीज करती है इंटरल्यूकिन 2। जैसे हम लोगों ने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि इंटरल्यूकिन्स क्या होते हैं, दो ल्यूकोसाइट्स के बीच का केमिकल कनेक्शन। तो इंटरल्यूकिन 2 रिलीज कर दिया, इसको देख के तुरंत यहाँ पर हेल्पर टी सेल्स आती है, टी हेल्पर सेल्स आती है और इसको आइडेंटिफाई करती है, इसके पास भी कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो टी हेल्पर सेल्स, जिनका एक नाम और होता है हम लोग बात करते हैं, ये CD4 रिसेप्टर्स लेके चलती है। ठीक है, तो टी हेल्पर सेल्स आती है और देखती है कि यहाँ पर पैथोजेंस को रिप्रेजेंट करने वाली सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कुछ बोल रही है कि देखो देखो वो पैथोजेंस बॉडी के अंदर एंटर किया है, जग जाओ, जितनी भी सेल्स है जग जाओ, क्योंकि बहुत सारे पैथोजेंस आ रहे हैं धीरे धीरे। तो ये यहाँ पर हो गई टी हेल्पर सेल और इस पैथोजेंस को देखती है। देखने के बाद अब ये क्या करती है, टी हेल्पर सेल्स वापस इंटरल्यूकिन रिलीज करती है, इंटरल्यूकिन 2 को ये भी रिलीज करती है और बोलती है कि टी हेल्पर सेल्स को खुद ही के ऊपर काम करता है ये केमिकल्स, और यहाँ पर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, बहुत सारी टी हेल्पर सेल्स बनती है। साथ में ये जो टी हेल्पर सेल्स है कुछ केमिकल्स को रिलीज करेगी, इंटरल्यूकिन
4, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 12। और ये सारे केमिकल्स आके यहाँ पर क्या करते हैं, बी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। तो बी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे और बी सेल्स फिर आगे जाके यहाँ पर फॉर्म करेगी क्या, बी प्लाज्मा सेल्स। तो बी प्लाज्मा सेल्स फॉर्म हो गया। बी प्लाज्मा सेल्स के अंदर हम लोगों को पता है कि डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज लाइक IgA, IgG, IgM और IgE। तो 5 टाइप की एंटीबॉडीज हो गई हमारे पास। IgD, एक हो गई IgD, ठीक है। तो 5 टाइप की एंटीबॉडीज रिलीज कर दी। अब ये टी हेल्पर सेल्स और साथ में क्या करेगी, आगे जाके टी किलर सेल्स, इसके पास होता है CD8 रिसेप्टर, ये इसको भी एक्टिवेट करती है। और जैसे ही ये सब एक्टिवेट होंगे, ये क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप के जो पैथोजन है उनको किल करना स्टार्ट करेंगे, तुरंत मारना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब टी हेल्पर सेल्स आगे जाके एक और सेल्स में मॉडिफाई हो जाती है जिसका नाम होता है टी मेमोरी सेल्स। और ये बी सेल्स भी आगे जाके एक और सेल्स में मॉडिफाई हो जाती है जिसका नाम होता है बी मेमोरी सेल्स। तो टी हेल्पर सेल्स और बी मेमोरी सेल से क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर एक्टिविटीज हुई है उसको ऐसे मेमोरी के तौर पर, एक्सपीरियंस के तौर पर बना के रखेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी ये पैथोजेंस वापस एंटर करे तो और इससे ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ ये सेल्स क्रिएट करके इसके ऊपर अटैक कर सके। सेम काम बी मेमोरी सेल्स का भी होगा, सेम काम टी हेल्पर सेल्स का भी होगा। तो यहाँ पर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हमारी जो होती है, ये वाला पार्ट, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये वाला पार्ट कि सेल कि सेल यहाँ पर मीडिएट का काम कर रही है और डिफरेंट टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है, डिफरेंट टाइप के सेल्स को एक्टिव कर रही है ताकि दूसरे सेल्स को किल कर सके। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी की इस टी हेल्पर सेल्स में बी सेल्स को भी एक्टिवेट किया, इसलिए इसका नाम है टी हेल्पर, ये हेल्प कर रही है बाकी दूसरे सेल्स को एक्टिव करने का। तो इस टी हेल्पर सेल्स ने बाकी बी सेल्स को भी एक्टिव किया, बी सेल्स ने बी प्लाज्मा सेल्स को यहाँ पर जनरेट किया, बी प्लाज्मा सेल्स को एक्टिव किया, बी प्लाज्मा सेल्स ने डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज बनाए, तो जिसका नाम दिया गया एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। और यह एंटीबॉडी क्या करेंगी, एंटीजन के साथ बाइंड होंगे और उनको खत्म करने की कोशिश करेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर टी हेल्पर सेल्स आगे जाके देखती है को टी सप्रेसर सेल्स, इसको रिलीज करती है। जब इसको पता है कि सारा फंक्शंस हो रहा है और सारे पैथोजेंस किल हो रहे हैं, धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर सडन राइज हो रहा है और पता लग रहा है सारे पैथोजेंस किल हो चुके हैं, तो टी सप्रेसर क्या करेगा, हमारे इम्यून सिस्टम को बोलेगा बेटा अब शांत हो जा, अब शांत हो जा, सारे पैथोजेंस खत्म हो चुके हैं, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो टी सप्रेसर क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस होने के लिए बोलेगा, इसलिए इसका नाम हो गया टी सप्रेसर। तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और ये वाला पार्ट हो गया हमारा क्या, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये भी हमारे किसके पार्ट है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पार्ट है, क्योंकि पैथोजेंस या कोई नेचुरल इन्फेक्शन हम लोग एक्वायर कर रहे हैं, तो वो एक्वायर करने के बाद ही ये इम्यूनिटी क्रिएट हो रही है, ओके। तो ये था हमारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो होपफुली आपको सारे टॉपिक समझ में आएंगे हमारा कि इम्यूनिटी होता क्या है, इम्यूनिटी फादर ऑफ द इम्यूनिटी क्या है, स्टडी ऑफ द इम्यूनिटी क्या है, क्लासिफिकेशन इम्यूनिटी का कि इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिया गया, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और एंड हाउ इट इज़ एक्वायर्ड। दूसरा इनेट इम्यूनिटी और इसके बैरियर के बारे में, और फिर लास्ट में एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, और CMI और AMI मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, ये देखिए टी लिम्फोसाइट्स, और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, बी लिम्फोसाइट्स। तो ये बहुत बार क्वेश्चंस आया हुआ है नीट वगैरह में भी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट। तो हम लोग को पता लगा दैट इज द टी लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्स कौन होगा, तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा कौन, बी लिम्फोसाइट्स। एक चीज़ और ध्यान देने चीज योग्य है कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है वो हमारी होती है क्या, इंट्रा सेलुलर, मतलब सेल के अंदर जितनी एक्टिविटीज होगी उसको रेगुलेट करने का काम होगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का। और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर की साइड पर, मतलब जो फ्लूइड होता है वहाँ पर इसको रेगुलेट करेगा, इस वजह से इसका नाम होता है ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसलिए इसका नाम हो गया ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो दिस इज our the brief and short description about the immunity. Thank you, hopefully आप लोगों को समझ में आया होगा। Thank you very much.